अ, जय गुरु जी महाराज जी। जय गुरु जी, मेरी आवाज़ आ रही है ना? जी, आंटी। अच्छा, वीडियो तो नहीं करना? आप कंफर्टेबल नहीं है तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं आंटी। ठीक है, ओके। जय गुरु जी संगत जी, गुरु जी के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम और बहुत सौभाग्य है मेरा कि सत्संग शेयर करने का मौका मिल रहा है मुझे। अ, इस प्लेटफ़ॉर्म पर अंकल मुझे काफ़ी दिनों से फ़ोन कर रहे थे और कभी कुछ ऐसे मैं नहीं समय दे पा रही थी, तो उस देरी के लिए मैं सॉरी बोलती हूँ। लेकिन वही है कि जब गुरुजी चाहेंगे तभी पॉसिबल होता है। और आज भी मैं भागी-भागी दिल्ली से जल्दी इसलिए आई हूँ कि मुझे सत्संग शेयर करना है और बहुत पॉल्यूशन था, बहुत सब कुछ था। तो गुरुजी को ही बोला कि मेरे से अच्छे से बुलवा लेना सत्संग आपका है, मैंने थोड़ी ना बोलना है, आपने बोलना है। तो उन्हीं का नाम लेके सत्संग शुरू करती हूँ। जय गुरु जी। और मेरी जर्नी तो ऐसे काफ़ी संगत को पता है कि कैसे-कैसे गुरुजी ने ब्लेस किया मुझे, मेरी फैमिली को। लेकिन मैं स्टार्टिंग से वो पल जब हम गुरुजी से मिले, वो लम्हे जब गुरुजी का पहला हमने दीदार किया, वो वहाँ से मैं स्टार्ट करती हूँ। जब हम गुड़गाँव शिफ्ट हुए तो 2003 में तो मेरी फ्रेंड बनी नूतन आंटी। अ, अब वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन मेरे हर सत्संग में उनका ज़िक्र उन्हें फिर से ज़िंदा कर देता है और मैं उनका बारंबार शुकराना करती हूँ कि वो आंटी मुझे गुरुजी के पास ले गए, माध्यम बने। लेकिन वो जहाँ भी हैं, उनको जन्नत नसीब हो क्योंकि उन्होंने मेरी ऐसी बिगड़ी हुई स्थिति को ऐसे परमात्मा से साक्षात्कार करा के ऐसे कर दिया कि मैं किसी भी जन्म में उनको भूल नहीं सकती हूँ। तो जब मैं 2003 में यहाँ शिफ्ट हुई तो सब कुछ अजीब-सा लगता था और लगता था कि भी कहाँ आ गए, कोई बोल के राज़ी नहीं था। फिर साईं मंदिर में मैं भजन गाती थी, तो साईं मंदिर ढूँढने लगे, तो साईं का आंगन मिला ई ब्लॉक सुशांत लोक में, वहाँ जाने लगे, अच्छा लगने लगा। आंटी इस बीच गुरुजी के सत्संग सुनाने लग गए हमें, कि मेरे गुरुजी हैं, उनके पास चलिए, चलिए। और हम इसलिए अवॉइड करते थे कि हमें बहुत सारे बाबाओं ने, ज्योतिषियों ने इतना ठग लिया था और हमारा इतना टाइम वेस्ट हो चुका था, तो मैं अपने अंकल से प्रॉमिस ले चुकी थी कि मैं आज के बाद किसी भी बाबा के पास नहीं जाऊँगी। जब भगवान चाहेगा वो स्वयं आएगा, हमारी स्थिति तब सुधर जाएगी। नहीं तो जैसे हाल है हमारे उसको चलने दो। तो मेरे अंकल भी कहने लगे ठीक है, मैं तुझे कभी नहीं कहूँगा कि तू चल। लेकिन जब आंटी ने सत्संग सुनाने शुरू करे, वो 3 साल तक सत्संग सुनाते रहे। एक दिन मुझे शर्म आ गई जैसे कि गुरुजी ने मेरा समय लिखा होगा उस समय का। तो मुझे लगा कि क्यों ना मैं उन आंटी को खुश करने के लिए एक बार गुरुजी के दर्शन कराऊँ। आंटी भी खुश हो जाएँगी, बार-बार कहते हैं। लेकिन मैं अपने अंकल को कैसे मनाती, तो मैंने उनको बोला कि आज मेरा जन्मदिन है, तो मुझे जैसे चाहूँ वैसे मनाने देना। तो ये कहने लगे कि ठीक है। फिर मैंने इनको बोला कि आज हम शाम को नूतन के गुरुजी के पास जाएँगे, वहीं लंगर करेंगे। तो इन्होंने मुझे बहुत ही क्वेश्चन मार्क आईज़ से देखा कि भी खुद ही प्रॉमिस किया था, खुद ही तोड़ रही है। और इनके मुँह से ये निकला, "आज जा रहा हूँ, आज के बाद मुझे मत कहना।" यानी कि यस हो गया। तो मैंने आंटी को फ़ोन किया और कहा कि भी आज हम चल सकते हैं, मेरे अंकल मान गए हैं। उन्होंने कहा कि गुरुजी की गद्दी पे बैठने से पहले हमें वहाँ पहुँचना है, मेरे पास मेरी कार नहीं है, तो आप मेरे घर से होते हुए जाना, मुझे साथ लेके अपनी कार में फिर चलेंगे, इतने बजे पहुँच जाना। अब मैंने सोचा कि गुरुजी तो शाम को बैठ रहे हैं और मैं थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ। मैं 4 बजे करीब लेटी, मैं कभी सोती नहीं हूँ और चाहे कितनी जागी हूँ, कितनी थकी हूँ। हाँ, कभी कोई मेडिसिन ली है, बीमार हूँ, तब कभी नींद आ जाए तो अलग बात है। तो उस दिन जैसे मैं लेटी तो मेरी आँख लग गई और मैं देखती हूँ कि मैं एक सुंदर सी विला के अंदर जा रही हूँ। उसमें सीढ़ियाँ हैं नीचे उतर के, उसके बाद राइट मुड़ रहे हैं तो एक गोल्डन सिंहासन पर गुरुजी बड़े सुंदर चोले में बैठे हैं
और एकम ओंकार और ओम जो है लाइट में ब्लिंक कर रहे हैं दोनों साइड पर, और एक गोल्डन ईगल आसमान में उड़ रहा है। तो मुझे लगता है कि मैं जहाँ जाने वाली हूँ, वो जगह मुझे दिख रही है। मेरी आँख खुलती है और आंटी जब मेरी कार में बैठती हैं, तो मैं उनसे पूछती हूँ कि नूतन जहाँ हम जा रहे हैं, वहाँ ये सब है? तो उसने कहा, "तुझे कैसे मालूम चला?" मैंने कहा, "ऐसे मेरी आँख लग गई और मुझे नींद में ये सब दिखा।" वो कहने लगी, "तू तो बड़ी ब्लेस्ड है, तेरे को गुरुजी ने दर्शन दे दिए। देख तूने सोचा जाने का और गुरुजी तेरे सपने में आ गए।" और हम नई संगत थे, हमारे सब कुछ ऊपर से निकल रहा था कि भी क्या ब्लेसिंग, क्या दर्शन, है ना? हम उसे कोइंसिडेंस ले रहे थे कि ठीक है, सपना आ गया, या जैसे मुझे पहले भी सपने आते थे, तो कहीं भी जाना होता था, अगर वहाँ पे शिव जी की कोई मूर्ति है या पार्वती जी या गणेश जी की है, तो मुझे वो स्टैचू दिख जाते थे कि वो उस बिल्डिंग में वहाँ पर ऐसा है। तो कुछ वो कनेक्शन था पीछे से, जो हमें समझ नहीं थी कि भी वो क्यों है। तो मैंने उसी को वैसे ही सोचा, और जब हम गुरुजी के छोटे मंदिर, तब हमें पता नहीं था कि उसे छोटा मंदिर बोलते हैं, एम्पायर स्टेट पहुँचे, तो गाड़ी से उतरे, अंदर गए, सीढ़ियाँ उतर रहे थे, तो गुरुजी एक सेटी पे बैठे हुए थे। उसमें गुरुजी ने कैजुअल वियर्स पहने हुए थे और जॉगिंग शूज़ पहने थे और आलती-पालती मार के ऊपर पैर किए हुए थे। तो गुरुजी ने ऐसे साइड में दरवाजे की तरफ देख के, राइट साइड दरवाजे की तरफ मुँह किया और हमें देखा और कहा, "कौन है?" तो नूतन आंटी आगे थे। नूतन आंटी ने बोला, "मेरी फ्रेंड हैगी, कच्ची पक्की।" तो उसने बोला, "पक्की।" फिर गुरुजी हँसे, कहंदे, "की करदे ने?" तो हमने कहा, "गुरुजी हम गाना गाते हैं।" "किहो जा गांदे हो?" हमने कहा, "गुरुजी कुछ कैसे कह सकते हैं, जब तक आप नहीं सुनोगे कैसे बता सकते हैं हम कैसा गाते हैं?" तो गुरुजी कहंदे, "चंगा बह जा, कित्थे दा रहने वाला है?" तो इन्होंने बोला, "मैं जम्मू दा।" तो एकदम से मुझे सेवादार रास्ता दिखा रहे थे कि यहाँ बैठ जाओ, यहाँ बैठ जाओ, तो मेरा ध्यान उधर हो गया और मेरी पीठ गुरुजी की तरफ हुई, तो पीछे से मुझे आवाज़ आती है गुरुजी की, "तू ता अंबाले चंडीगढ़ दे कोल दी सरदारनी हैगी।" मैंने पलट के गुरुजी की तरफ देखा कि गुरुजी किसको बोल रहे हैं? तो देखा कि गुरुजी मेरे को ही बोल रहे हैं और मुझसे ऐसे गर्दन हिला के पूछ रहे हैं कि, तो मैं एकदम से हैरान हो गई, मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि गुरुजी को कैसे मालूम चल गया? मैं सिख बॉर्न बेबी थी, लेकिन मैं हिंदू फैमिली में एडॉप्टेड थी और मेरी शादी भी हिंदू फैमिली में हुई थी। तो किसी को भी कुछ नहीं पता था कि मैं कहाँ से आई हूँ, कौन मेरे पेरेंट्स हैं, कुछ नहीं मालूम था। और मैंने अपने इन-लॉज़ तक को कुछ ऐसे बताया ही नहीं था। मेरे हस्बैंड ने बोला कोई ज़रूरत नहीं है बताने की, तो मैंने किसी को नहीं बताया। जो मेरी फ्रेंड्स थी, वो भी मैं स्कूल टाइम की बिछड़ चुकी थी। कॉलेज में भी मेरी स्टडी कुछ ऐसे ही हुई, तो कोई ऐसी मेरी फ़ास्ट फ्रेंड्स बनी नहीं कि जिनको मैं अपनी अपनी लाइफ़ शेयर करूँ या कुछ है। तो मेरे को लगा कहीं मैंने नूतन आंटी को तो नहीं कुछ बताया। तो इतनी देर में मेरे को चाय प्रसाद मिल गया हाथ में, मैं वो पीने लगी और सोचने लगी कि भी नूतन आंटी से मेरी कब बात हुई? मैंने तो उनको कुछ बताया ही नहीं है, ये कैसे पता चल गया गुरुजी को? ये नहीं पता था कि सारे जहान के मालिक वो तो यहाँ बैठे हैं और वो मेरे किस जन्म को नहीं जानते। तो अकल थी ही नहीं, नए लोग थे हम, नई संगत थे और गुरुजी के बारे में कुछ पता नहीं था। हम तो नूतन आंटी को खुश करने आए थे। हमें ये नहीं पता था कि आज से हमारी खुशियाँ स्टार्ट होने वाली हैं। तो चाय प्रसाद पीते-पीते मेरे गले में एक बहुत पुरानी प्रॉब्लम थी, जो एक सिंगर के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक थी और उसके लिए मैंने बहुत सारी रेमेडीज़ की थी, जो जिसने बताया कि भी ये खा लो, ये पी लो, होम्योपैथिक, एलोपैथिक सब मेडिसिन ट्राई की, लेकिन वो जब प्रॉब्लम शुरू होती थी, तो होती थी। तब उस समय गाते समय मुझे इतनी दिक्कत होती थी कि लगता था कि अभी अगर वो अटक गया है गले में, तो इस समय म्यूज़िक बजे और मैं उसको पानी पी के अंदर करूँ। लेकिन वो तब भी अटक जाता था। वो क्या था कुछ नहीं मालूम था, जैसे मेरा गला किसी ने बाँध दिया हो। तो जैसे मैं चाय प्रसाद पीने लगी तो मैंने अ, पीते-पीते महसूस किया कि मेरे गले में रिलीफ़ मिल रहा है। तो मुझे लगा कि जैसे और मेडिसिन लेते हैं थोड़ी देर के लिए रिलीफ़ मिलता है, वैसे ही ये चाय पीने से भी
मेरे को रिलीफ मिल रहा है क्योंकि इसमें लौंग दालचीनी डली हुई है, वो मुझे राहत पहुँचा रही है। लेकिन संगत जी वो दिन है, आज का दिन है, मुझे वो प्रॉब्लम दोबारा कभी नहीं हुई। जय गुरुजी। और गुरुजी ने उस चाय प्रसाद के साथ-साथ मेरे पता नहीं कितने कल्याण कर दिए। गुरुजी मुस्कुराते जा रहे थे और मेरी तरफ देखते जा रहे थे। अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मतलब वो क्यों मुस्कुरा रहे हैं? हो सकता है उनकी आदत हो या पहली बार देख रहे थे गुरुजी के स्वरूप को मतलब गुरुजी के रूप को, उनकी ऑरा को और इतना अच्छा लग रहा था, वहाँ पे शब्द चल रहे थे और सब कौन कैसे बैठे जा रहा था, कैसे सिमटे जा रहे थे सब लोग, कुछ नहीं मालूम चल रहा था, एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस। ना कोई गिलास उठाने की आवाज़, ना टकराने की आवाज़, कुछ नहीं। सिर्फ शब्द, गुरुजी की ऑरा और हम। फिर उसके बाद लंगर प्रसाद आया और लंगर में बहुत सारी मिर्ची थी, मिर्ची खाने की आदत नहीं थी, तो मेरे बच्चे कहीं पर और मेरे अंकल कहीं पर और मैं कहीं पर। मुझे जगह मिली गुरुजी के बिल्कुल सिंहासन के पास, जहाँ किसी और के 3 बच्चे मेरी थाली शेयर कर रहे थे। तो मैंने देखा कि उसमें हरी मिर्चें जैसे वो साग के साथ आती हैं सिरके में डली हुई, वो फ्रेश हरी मिर्चें और अदरक था और साथ में लंगर प्रसाद जो मुझे अब याद नहीं कि वो क्या खाया था मैंने, लेकिन वो हरी मिर्चें मुझे आज तक याद हैं। तो वो बच्चे एक-दूसरे की शक्ल देख रहे थे कि मिर्ची कौन खाएगा? तो मुझे लगा चलो पहले मैं ही मिर्ची फिनिश कर देती हूँ ताकि बच्चों को दिक्कत ना हो। किसी के बच्चे मेरे बच्चे जब मिर्ची नहीं खाते तो वो कैसे खाएँगे? तो मैंने मिर्ची खानी स्टार्ट करी, निवाले में ऐसे लेके और मुझे जो हिचकियाँ लगी, मेरी आँखों से पानी, मेरे गालों से धुआँ, कान से धुआँ और मुझे लगा कि भी ये क्या हो रहा है मेरे साथ? और मैं रोए जाऊँ और लंगर करे जाऊँ। मुझे लगा कोई शायद अभी जल देने आएगा, कोई पानी सर्व करेगा, कोई नहीं आया। मैं अपने साड़ी के पल्लू से कभी अपनी नाक साफ करूँ, कभी आँखें साफ करूँ और गुरुजी मेरे को देख के मुस्कुराए जाएँ। वो पता नहीं मेरा उस दिन क्या-क्या कल्याण हो रहा था, जो गुरुजी जानते हैं, मैंने तो कभी पूछा ही नहीं। तो लंगर किया, उसके बाद हम लोगों को प मालूम चला कि जल प्रसाद बाहर मिलेगा और अ, हाथ भी वहीं पर धोने हैं। तो हम वहाँ से ये सब करने के बाद अपनी चप्पलें ढूँढ के जाने की कोशिश कर रहे थे। तो किसी ने बताया कि अभी आप नहीं जा सकते, अभी तो गुरुजी से आज्ञा लेनी है। तो हम थोड़े परेशान हो गए कि अभी फिर कितनी लंबी लाइन होगी, कितना समय लगेगा। तो हमने फिर मैं आगे चली, मेरे पीछे अंकल फिर बच्चे। मैं गुरुजी के पास पहुँची तो गुरुजी कहंदे मैंने मत्था टेका, तो गुरुजी कहंदे ऐश करो आंटी। तो मैं थोड़ी हैरान हो गई कि भी मेरी तो ऐश छिन गई है, मेरे नौकर-चाकर सब छिन गए। मैं एक किराए के घर में आ गई हूँ, मेरे 3 मकान बिक गए हैं गुड़गाँव में और इतना लॉस हुआ है। गुरुजी को शायद पता नहीं है कि भी हम किस कंडीशन में जी रहे हैं। तो मतलब जो हमारी स्थिति थी वो हम ही जानते थे, लेकिन गुरुजी के उसमें ऐश करो का मतलब क्या है ये तो धीरे-धीरे समझ में आया कि गुरुजी किस तरीके की ऐश की बात कर रहे थे। तो मेरे अंकल ने मत्था टेका, तो गुरुजी कहंदे वीरवार ਨੂੰ आई तो सवा 5 ग्राम ਦਾ सोने ਦਾ ओम बना के ले आई। अब इन्होंने मुझे गुस्से से देखा, मैंने इनको देखा, फिर हम कार में आ गए, आंटी पता नहीं कहाँ थे नूतन आंटी, उनको कहाँ बिठाया था, वो शायद पहले निकल गए, क्या हुआ? लड़ते-लड़ते हम घर आ गए और अंकल कहने लगे तूने मेरे को फिर से फँसा दिया, देखो सब जगह ऐसे ही सिलसिला है, ये कोई किस तरीके से दक्षिणा लेता है, कोई किसी तरीके से दक्षिणा लेता है संगत से, तो भी ऐसे सिस्टम चलता है सब जगह का। हमें नहीं पता था कि गुरुजी क्या चाह रहे थे। हमारे घर में आके खूब लड़ाई हुई। नेक्स्ट डे सुबह आंटी का फ़ोन आ गया, आंटी कहने लगी तू तो बड़ी ब्लेस्ड है, तेरे को गुरुजी ने इतनी बातें करी हैं और तेरे को पहचान लिया, तू कहाँ से आई है? तो मैंने कहा वो सब ठीक है नूतन आंटी, लेकिन तब हम नूतन ही बोलते थे, आंटी नहीं बोलते थे। नूतन मेरे को मतलब मेरे घर में तो बहुत झगड़ा-वगड़ा हो गया है, तो मैं शायद नहीं जा पाऊँ। नहीं, नहीं तेरे को जाना है, तेरे को करना है। जो गुरुजी ने बोला है, वो तो करना ही पड़ेगा। अब हम ये सोचिए कि भी पहले ही हम बहुत परेशान हैं, कहीं ऐसा ना हो कि हमने ये नहीं किया तो कुछ वहम रह जाए। तो लड़ते-झगड़ते सोने का ओम बनाया और हम वीरवार को
गुरुजी के पास दोबारा पहुँचे, लाइन में लगे हुए थे, तो गुरुजी ने हमारी तरफ देखा और इनको बोला, "ले आए?" तो इन्होंने मुझे कोनी मारी कि भी इनको याद है कि भी ओम लेना है। तो मैं नीचे देखने लग गई। हम आगे पहुँचे तो गुरुजी ने ऐसे हथेली करी आगे और कहने लगे, तो इन्होंने ओम गुरुजी के हाथ पे रख दिया। गुरुजी ने उस पे दृष्टि डाली और कहने लगे, "की डेट ऑफ बर्थ हैगा?" तो अंकल की तरफ देख के बोले थे, तो अंकल ने अपना डेट ऑफ बर्थ बताया। फिर गुरुजी ने वापस दिया इनको हाथ में और कहने लगे, "मंडे नू काले धागे विच पाके एनू गले विच पा ले।" तो ये तो मेरी तरफ देखने लगे, मैं इनकी तरफ देखने लगी कि हम जैसा सोच रहे थे वैसा तो हुआ नहीं, कि बाबा जी ने तो वापस दे दिया ये हमें। तो मैं एकदम से बोली कि भी गुरुजी मेरे वास्ते? गुरुजी ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕੋ कनेक्शन हैगा। जल्दी से पंजाबी में बोल गए गुरुजी और मुझे समझ ही नहीं आया कि गुरुजी ने क्या बोला। मैं ऐसी हक्की-बक्की सी इधर-उधर देखने लगी, तो जो संगत बैठी थी, पुरानी आंटियाँ, उन्होंने मुझे बताया कि एक जना ब्लेस होता है, तो सारे ब्लेस हो जाते हैं, तो आप बैठ जाओ। मैं बैठ गई, मैंने मन में सोचा कि शायद गुरुजी ने एज़ अ सिंगर जैसे नज़र-वज़र के लिए कुछ ऐसा करके उनको दे दिया वो ओम ब्लेस करके। मैंने बुड़बुड़ किया, ये तो आना ही नहीं चाह रहे थे, ये तो कुछ करना ही नहीं चाह रहे थे, चलो ओम इनको मिल गया, कोई बात नहीं, चलो बैठ गए। लंगर किया, बहुत अच्छा लगा, मन में ये विश्वास हो गया कि गुरुजी वैसे बाबा नहीं है जैसा हम सोच रहे थे। वो जो नेगेटिव थॉट्स थे उसके लिए हमने गुरुजी से बहुत बार सॉरी बोली। कि गुरुजी हमें माफ़ करो, है ना? कि हमने आपके बारे में ऐसा सोचा, आज भी उन पलों के लिए मैं माफ़ी माँगती हूँ गुरुजी से। लेकिन हम अ, जो जगत में हो रहा था, उन सबको झेल चुके थे पहले, तो इसलिए हम भी अपनी जगह पर सही थे, लेकिन गुरुजी अपनी जगह पर सही थे और इस तरीके से सिलसिला शुरू हुआ गुरुजी के पास आने का। अच्छा लगता था, शांति मिलती थी, फ़ोन स्विच ऑफ होता था। कुछ देर के लिए ऐसा लगता था कि हम जन्नत में आ गए हैं, वहाँ से निकलते थे, मोबाइल फिर से ऑन होता था, फिर से वही सारी दुनियादारी प्रॉब्लम शुरू। तो ऐसे सिलसिला चलने लगा, मैं बच्चों को भी साथ ले आती थी, तब बड़े बच्चे जो थे वो अ, 10th-12th में थे और छोटा बेटा 5 साल का था। तो एक दिन गुरुजी कहंदे, "फिर टब्बर ले आई हैं?" मैंने कहा, "गुरुजी टब्बर?" तो जोशी अंकल कहने लगे कि, "आंटी बच्चों को घर छोड़ के आना चाहिए, आप दोनों आया करो।" और बच्चों को घर बैठे ब्लेसिंग मिलती है, बीमार और बुजुर्ग लोगों को भी घर बैठ के ब्लेसिंग मिलती है, आप दोनों आओ। तो मैंने मन में सोचा कि मैं तो वैसे ही शोज़ वगैरह में गायब रहती हूँ, घर से रात को देर से आती हूँ, बच्चे नेग्लेक्ट होते हैं, अब गुरुजी के पास आने लग गए हैं, तो यहाँ पर भी अगर हम बच्चों को नहीं ला सकते तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, कैसे आएँगे? लेकिन फिर रहा ही नहीं जाता था, ऐसा लगता था कि बस तैयार हो, जल्दी से गुरुजी के पास पहुँचो। जैसे कोई चुंबक खींचता है ऐसे गुरुजी अपनी तरफ हमें आकर्षित करते थे और हम पीछे चले आते थे। जल्दी-जल्दी पहुँचते थे, जल्दी सारे काम करते थे, खुशी-सी मन में होती थी कि आज गुरुजी के पास जाना है। तो एक दिन क्या हुआ गुरुजी कहते, "आज ਤੁਹਾਡਾ गाना सुनने हैं।" तो मेरे अंकल कहने लगे, "गुरुजी मैं तो बाजा नहीं लेकर आया, मैं बाजे के साथ कंफर्टेबल होता हूँ, मैं बाजे के साथ ही गाता हूँ।" गुरुजी कहते, "बाजा कित्थे है?" "घर।" "तो घर कित्थे है?" "गुड़गाँव।" "ਤੇ ਗੁੜਗਾঁਵ ਕਿਹੜਾ ਪਾਕਿस्तान है, जा चक के लिया बाजा। आंटी ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਛੱਡ जा।" अब ये चले गए और बड़े गुस्से से मेरे को देखते हुए गए। गुरुजी ने मेरे को आँख का इशारा किया कि इधर बैठ जा, तो मैं समझ गई कि कहाँ बुला रहे हैं। मैं सिंहासन के राइट साइड जाके बैठ गई। उस दिन मैंने देखा क्योंकि हमेशा मेरा फेस गुरुजी की तरफ होता था, तो हमें पता ही नहीं होता था हमारे आस-पास कौन बैठा है, ध्यान नहीं आता था। गुरुजी की ऑरा में हम ऐसे मस्त हो जाते थे। लेकिन उस दिन अंकल जब मुझे गुस्से से देखते हुए चले गए, मैं उधर बैठी, मेरा फेस संगत की तरफ हो गया और पीठ दीवार की तरफ हो गई। तब मैंने नोटिस किया कि वहाँ पर तो कौन नहीं बैठा, सारा बॉलीवुड है, नेता हैं, अभिनेता हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, तो मैं और नर्वस हो गई। फिर सोचने लगी कि अंकल नहीं आए, मुझे छोड़ गए तो मैं क्या करूँगी? क्योंकि बैक स्टोरी ये थी जिस भी बाबा के पास जाते थे, हर बाबा यही कहता था कि मेरे लिए गाओ तुम्हारा नाम हो जाए। और हम पागलों की तरह से उनके लिए गाते थे और उसके बाद वो कहते थे कि ऐसा करो, वहाँ जाओ और जो साउंड के और म्यूजिशियंस के बिल्स कोई नहीं देता था। तो हम परेशान हो जाते थे, वो हमें सब कुछ अपनी तरफ से करना पड़ता था और डीजे मार्केट में आ गया था, किसी भी सिंगर के पास काम नहीं था,
सब एक-दूसरे से पूछते थे कि काम है क्या? काम है क्या? कौन-सी डेट आई है? कौन-सी डेट आई है? तो सभी ऐसे परेशान थे और हम भी थे। तो ये सिलसिला फिर से शुरू होगा ये सोच के मेरे अंकल जो थे वो घर आए सोचते-सोचते और बाजा लेकर आए, डायरीज़ लेकर आए और मैं गुरुजी के पास बैठ के सोच रही थी, मैं गुरुजी को क्या सुनाऊँगी? पता नहीं अंकल डायरीज़ लेकर आएँगे कि नहीं आएँगे? पता नहीं कितनी देर लगाएँगे? कहीं ऐसा ना हो वापस ही ना आएँ। या ऐसा ना हो कि मतलब बहुत देर लगा दें और गुरुजी मतलब अंदर चले जाएँ और संगत चली जाए तो फिर गुरुजी गुस्सा ना हो जाएँ। इतनी सारी टेंशनें मेरे दिमाग में गुरुजी के पास बैठे हुए होते, मेरा दिमाग दौड़े जाता। लेकिन जैसे कहते हैं कि 15 मिनट में अंकल कैसे एम्पायर स्टेट से आरडी सिटी से एम्पायर स्टेट पहुँच गए, बाजा भी ले आए, डायरीज़ भी ले आए। ये अपने आप में एक सत्संग है, मिरेकल है कि 15 मिनट में पॉसिबल ही नहीं था कि मेट्रो कंस्ट्रक्शन हो रही थी, 1.5 घंटा जाम का होता था और हम एक साइड से 1.5 घंटे में पहुँचते थे, एक साइड से वापस आते 1.5 घंटे। तो 15 मिनट में वो पॉसिबल नहीं था, अंकल को भी समझ नहीं आई कि कैसे पॉसिबल हुआ, रास्ते छोटे कर दिए, टाइम बाँध दिया गुरुजी ने, कुछ पता नहीं। और ये हम चीज़ें हमने बाद में सोची, ये कैसे पॉसिबल हुआ? फिर उसके बाद गुरुजी ने इशारा किया कि अभी बाजा नहीं निकालना है। फिर हमने नोटिस किया कि काफ़ी सारी संगत चली गई है, उसके बाद गुरुजी ने कहा बाजा निकालो। तो मेरे अंकल ने गज़ल सुनाई, मैंने सर ढक के शब्द सुनाया, प्रभ डोरी हाथ तुम्हारे, मन में चिंताएँ अनेक थी कि 2 भजन आते हैं, 2 शब्द आते हैं, इसके अलावा गुरुजी ने कह दिया, तो मैं क्या गाऊँगी? मैं तो इवेंट्स में लता जी के गाने गाती हूँ, पंजाबी गाने गाती हूँ। तो मैंने सर ढक के शब्द सुनाया, उसके बाद मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी मैं भजन सुनाऊँ? गुरुजी ਕਹਿੰਦੇ सारा दिन शब्द भजन ही सुनना मैं बोर हो गया, तो मैनू लता दा गाना सुना कोई ओल्ड जिहा। अब तो मेरे को और भी कन्फ्यूज़न हो गई, मेरे हाथों से पसीने आने शुरू हो गए और अजीब-सी नर्वस हो गई मैं कि मैं गुरुजी को सुनाऊँ क्या? अब संगत जी देखिए, लता जी के गाने तो मेरे पास बहुत सारे थे, लेकिन उस माहौल में जो दिव्य दरबार है जहाँ पे शब्द चल चुके हैं इतने घंटे, है ना? वहाँ पर मैं कोई ऐसा रोमांटिक गाना तो सुना नहीं सकती कि भी अजीब-सा हो जो गाने तो मेरे पास बहुत सारे थे। मैं जल्दी से ना नर्वस होके इंडेक्स पलटने लगी, निगाह पड़ी मेरी, तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता। मैंने अंकल से पूछा, "ये गा दूँ?" "हाँ, हाँ, गा दे।" पता है इनको भी कुछ नहीं था कि भी क्या करना है और इन्होंने मेरे को इतना ऊँचा स्केल दे दिया, 20 साल बाद मैंने वो गाना उठाया था, क्योंकि कोई सुनता ही नहीं था। मार्केट में अजीब-सा म्यूज़िक चलने लग गया था, पुराने गाने तो कोई सुनने ही बंद हो गए थे। तो मैंने इनको बोला, इन्होंने बाजे पे जो सुर दे दिया, मैंने उसी से गाना स्टार्ट कर दिया। मन में ये भी सोचा कि यार इसका गला फटेगा, मैंने गलत स्केल दे दिया, मन में मैं भी सोचूँ कि भई ये तो बहुत ऊँचा स्केल दे दिया, अब क्या होगा बड़ी इंसल्ट हो जाएगी। तो गुरुजी की कृपा इतनी हुई कि वो गाना इतना अच्छा गाया मैंने कि मुझे तो मैं याद ही नहीं कि उससे पहले मैंने इतना अच्छा गाना उसको कभी गाया होगा, जबकि वो गाना मेरे को अच्छा लगता था। बहुत बार गाया था मैंने, लेकिन काफ़ी साल बाद उठाया था। तो आज संगत जी समझ में आता है कि मैं सोच रही थी कि मैंने गाया, मैंने देखा, अंकल ने बजाया, अंकल ने स्केल दिया, लेकिन नहीं, वो सब गुरुजी की मर्ज़ी से हो रहा था। हम गुरुजी की मर्ज़ी से पहुँचे थे, हम गुरुजी की मर्ज़ी से वहाँ जाना शुरू हुए, हम गुरुजी की मर्ज़ी से वहाँ पर जो गाना गुरुजी सुनना चाहते थे, वही गा मैं घर से रिहर्सल करके जाती थी कि आज मैं गुरुजी को ये सुनाऊँगी। रिहर्सल करती थी कि भी ये स्केल है, ये 2-3 गाने आप कर लेना, ये 2-3 गाने मैं कर लेती हूँ और हम गुरुजी को ये सुनाएँगे। वहाँ जाकर पता नहीं क्या ब्रेन वॉश होता था और मैं कुछ अजीब-अजीब से पुराने गाने मतलब उठा लेती थी। और अंकल बोलते थे कि, "क्या करती है, इंसल्ट होएगी, ये घर में तो कुछ रिहर्सल करके आई थी, यहाँ पे नया गाना उठा रही है, वो भी इतने साल हो गए।" लेकिन संगत जी वो गुरुजी मेरा ब्रेन वॉश करते थे, जो उनको सुनना होता था, वो सुनते थे वो। और बाद में मुझे ये मालूम चला एक आंटी से कि जब आप तैयार हो रहे होते थे घर से चलने के लिए और हम गुरुजी के पास बैठे होते थे, तो गुरुजी कहते थे साज और आवाज़ आ रहे हैं, उन्हें तो की सुनना है, आज की सुनिए। तो सब क्या बोल सकते हैं ना? तो मेरे को बड़ी खुशी हुई कि गुरुजी मतलब मेरे लिए पूछते हैं, बातें करते हैं, तो
अच्छा लगता था। तो ऐसे ही जाने लगे गुरुजी के पास। गुरुजी हमें 2-2, 3-3, कभी-कभी 4-4 बजे ऐसे रोकने लग गए, "कल नू फेर आ जाई, कल नू फेर आ जाई" ऐसे करके। तो हमें भी अच्छा लगता था और मेरे को तो जैसे मैंने रियाज़ करना छोड़ दिया था, तो जब गुरुजी को सुनाना शुरू किया तो मुझे पता नहीं अंदर से मन में ऐसी प्रेरणा शुरू हुई कि मैं रोज़ डेली 1-2 घंटे रियाज़ करने लगी। सारे घर के काम भी करती थी, रियाज़ भी करती थी और फिर गुरुजी के पास जाती। एक दिन क्या हुआ कि मैं किसी रिकॉर्डिंग में गई थी, वहाँ से आई, थकी हुई थी। मैंने बच्चों को बोला कि भई आप मूँग की दाल बनाई और बड़े बेटे को बोला, "तू फुलके बना लेगा?" उसने कहा, "हाँ।" मैंने कहा, "फिर मैं जा रही हूँ, मैं लेट हो जाऊँगी गुरुजी के पास तो अ, अच्छा नहीं लगता, सब कहते हैं जल्दी पहुँचना चाहिए।" उसने कहा, "हाँ, कोई बात नहीं, आप चले जाओ।" तो अब चली गई, वहाँ जब लंगर सर्व हुआ, फिर दोबारा लंगर किया, तो मेरे को ध्यान बच्चों की तरफ चला गया कि मैंने अच्छा नहीं किया, कुछ अच्छा बना के आती बच्चों के लिए तो अच्छे से खाना खा लेते। अ, ठीक से खाना भी नहीं खाया होगा बच्चों ने और मेरे को इतनी सारी चीज़ें लंगर में मिल रही हैं। तो जब रात के 2 ढाई बजे गुरुजी ने हमें आज्ञा दी जाने के लिए, मैं गुरुजी के पास बैठी हुई थी कारपेट पे और मैंने देखा था वहाँ पर जो भी चीज़ें पड़ी थी, सब मेरी निगाह में थी कि टेबल है, लैंप है, टॉवल है, बेल है गुरुजी की और फ्लावर्स हैं, उसके अलावा वहाँ पर कुछ नहीं था। तो एक आंटी ने कहा मैं जाने लगी तो एक आंटी बोली, "गुरुजी आपको बुला रहे हैं।" गुरुजी ने मेरे को सीधे हाथ से ऐसे बुलाया और मैं वापस गुरुजी के पास जाने लगी। उसी हाथ पर गुरुजी ने ऐसे ऊँचा उठाया और एक मिठाई का डिब्बा आ गया। मैं पागल कुछ समझ ही नहीं पाई कि वो मिठाई का डिब्बा था नहीं वहाँ पर, ये आया कैसे? कुछ समझ नहीं आया, मैं इतनी थकी हुई थी या गुरुजी ने मेरे को ब्लैंक किया हुआ था। मैंने डिब्बा उठाया, गुरुजी कहते, "बच्चेਆਂ वास्ते ले जा।" तो मैं आ गई कार में, बैठी कार को थोड़ा रिलैक्स उसमें किया चेयर को और बैठ गई। वो 1 केजी का डिब्बा था संगत जी और उसके बाद वो 1 केजी का डिब्बा मेरे को भारी से भारी होता हुआ महसूस होने लगा। 2 केजी, 5 केजी, 10 केजी, 20 केजी। मैंने कहा हद हो गई यार, मैं इतनी थक गई हूँ कि भी ऐसे एक डिब्बा मुझे इतना भारी लग रहा है कि मैं उसको उठा नहीं पा रही हूँ। फिर मुझे महसूस होने लगा कि नहीं-नहीं ये तो कुछ सत्संग जैसे लोग सुनाते हैं, तो ये कुछ हो रहा है। अब मैंने अंकल ड्राइव कर रहे थे, उनको बोला कि भी जो मिठाई का डिब्बा 1 किलो का है, उसका भार धीरे-धीरे, धीरे-धीरे बढ़ता जा रहा है, क्या करूँ? तो मुझे कहने लगे, "गुरुजी को पता चल गया होगा हमें नोटों की ज़रूरत है, तो उसमें नोट भर दिए होंगे।" अब मुझे गुस्सा आ गया, मैंने कहा, "तुम्हें हर जगह नोटों के सपने आते रहते हैं।" और मैंने इनको हमारी लड़ाई शुरू हो गई, जैसे हमेशा होती है। तो लड़ते-लड़ते हम घर पहुँच गए और बच्चों ने दरवाज़ा खोला, बच्चे बोले, "मम्मा आपके आपके पास से गुरुजी की फ्रेग्रेंस आ रही है।" अब हम गुरुजी को छूते थे, ऐसे चरण छुए, हाथ छुए, तो एक फ्रेग्रेंस बहुत दिनों तक हमारे हाथों से आती रहती थी। तो हम सोचते थे गुरुजी कोई बहुत बढ़िया वाला परफ्यूम लगाते होंगे, जो ऐसा होता है। लेकिन जब वो फ्रेग्रेंस इतनी तेज़ी से बढ़ने लगी तो मेरे को लगा कि मैंने गुरुजी के हाथ से वो अ, डिब्बा लिया है और उसको ऐसे सीने से लगा के रखा था। फिर वो मेरी झोली में भी पड़ा हुआ था, तो इसलिए वो फ्रेग्रेंस मेरे को आ रही है। तो हमने जल्दी से अंदर गए, डाइनिंग टेबल पे वो रखा इ डिब्बा और जल्दी से खोला कि उसमें है क्या? क्योंकि हमारी बहस ही इतनी हो चुकी थी और बच्चे भी सोच रहे थे कि गुरुजी ने क्या भेजा है। तो हमने जल्दी से खोला, उसमें बेसन के लड्डू थे और वो इतने टेस्टी, इतने फ्रेश और वो फ्रेग्रेंस उन लड्डुओं में से ही आ रही। वो सचखंड का प्रसाद था, ये मुझे पता ही नहीं था। ना किसी ने मेरे को बताया, ना मैंने किसी से पूछा। फिर धीरे-धीरे मालूम चला कि गुरुजी ऐसे प्रसाद प्रोड्यूस करते थे, किसी को पराठे खिलाए, किसी को कुछ खिलाया, किसी को मिश्री दी, किसी को डमरू दिया। तो तब समझ में आई कि अरे! हम इतने पागल हमने नोटिस ही नहीं करा कि वो सचखंड का प्रसाद था और उस प्रसाद को मैंने, बच्चों ने, अंकल ने 1 डेढ़ महीने तक वो प्रसाद ऐसी बरकत होती चली गई उसमें कि हम खाते चले गए। लेकिन किसी ने हमें ये नहीं कहा था कि उसे सेव करना है, शायद वो नहीं था सेव करना। ना हमने गुरुजी से पूछा कि भी वो क्या था? गुरुजी ने हमें ऐसे ब्लैंक करा हुआ था, हम इतने पागल थे समझ लो, कुछ भी या कमले समझ लो कि ऐसे थे। जाते रहे गुरुजी ने बहुत कृपाएँ करी
कभी ब्लेस करते कि भी बाजा कर लिया, नोट नहीं छापने, बाजा कर लिया, कैसेटां नहीं हिट करानियाँ, बाजा कर लिया, कभी कुछ, बहुत सारी ब्लेसिंग देते थे। तो हम सोचते थे गुरुजी शायद हमारे घर में प्रिंटिंग प्रेस लगवाएँगे या कोई प्रिंटिंग प्रेस लगेगी जिस पे नोट छपते होंगे। ऐसे-ऐसे दिमाग में हमारे चलते थे। ये नहीं पता था कि गुरुजी कितना ब्लेस कर रहे हैं। कैसेट तो बंद हो गई है, गुरुजी कह रहे हैं कैसेटां नहीं हिट करानी है। तो जो गुरुजी ने वचन बोले वो बाद में कैसे-कैसे अ, प्रफुल्लित बोलते हैं शब्द क्या बोलते हैं उसको? वो हुए, वो आपको समझ ही आ रहा होगा कि कैसे-कैसे गुरुजी ने हमारी भजनों की एल्बम बनवाई और वो संगत में मशहूर हुई, मंत्र जाप रिकॉर्ड हुआ, जो आज मंदिर में ही बजता है और सब जगह बजता है और गुरुजी की बहुत-बहुत कृपा हुई कि मेरी झोलियाँ छोटी पड़ रही हैं और गुरुजी इतनी कृपा बरसाए जा रहे हैं। मैं भोले भाव संगत जी गुरुजी के पास गई थी और इतना कभी गुरु से मैंने कुछ माँगा नहीं सिवाय इसके कि गुरुजी मेरे को यहाँ बहुत अच्छा लगता है। अगर मेरे हस्बैंड नहीं आए तो मैं कैसे आ सकूँगी इसलिए इनको जोड़ो। तो गुरुजी ने वही किया धीरे करके अंकल को भी पहले अंकल बहुत नेगेटिव होते थे, फिर उनको जोड़ा गुरुजी ने और आज मेरे को लगता है कि मुझसे ज़्यादा गुरुजी से जुड़े हुए हैं और मेरा पूरा परिवार, मेरे रिश्तेदार भी और जितने भी मेरे फ्रेंड सर्कल में हैं, धीरे-धीरे मैं देख रही हूँ कि सभी बड़े मंदिर में आ रहे हैं। तो ये गुरुजी की कृपा ही है, नहीं तो ऐसे कौन आता है। उसके बाद क्या हुआ कि मेरे को टाइम पीरियड नहीं पता कि आपके यहाँ पर कितनी देर तक सत्संग करना है और मैंने घड़ी भी नहीं देखी है। तो मुझे बीच में गाइड करिएगा अगर जब खत्म करना हो तो मैं खत्म कर दूँगी सत्संग को। बताएँगे अंकल? हाँ, हाँ, हाँ जी, आप शेयर कर सकती हैं। जी, जी। तो ऐसे ही जर्नी स्टार्ट हुई, गुरुजी खूब ब्लेस कर रहे थे। फिर एक दिन गुरुजी कहते, "बहुत सारा प्रसाद आया।" गुरुजी कहते, "और खाओ।" तो हमने कहा, "गुरुजी हमने लंगर कर लिया है।" तो गुरुजी कहते, "डबल ब्लेसिंग हैगी, ऐश करो।" तो हम बैठ गए दोबारा खाने कि भी इतना तो पहले खा लिया है, अब पता नहीं डाइजेस्ट होगा कि नहीं होगा। घर में 2 रोटी खाते हैं तो वो भी भारी पड़ती है। दोबारा बैठ गए तो बड़ा अच्छा लगा, कहाँ लंगर गया पता ही नहीं। उसके बाद पराठे, उसके बाद कभी कुछ ऐसा। फिर किसी आंटी को गुरुजी ने बोला, उसके बाद वो आ गया कड़ा प्रसाद। कड़ा प्रसाद इतना था संगत जी जितना 4 लोगों को शेयर करना था, उतनी क्वांटिटी हम दोनों की प्लेट में आई और 2 चम्मच। तो अंकल मुझे धीरे से कहने लगे, "तू खा ले, मेरी शुगर बढ़ जाएगी।" गुरुजी बहुत दूर बैठे थे कि उन तक तो क्या, मेरे जो पास बैठे थे उनको भी नहीं पता था कि अंकल ने मेरे कान में क्या कहा है। तो एकदम से गुरुजी दूर से बोले, खा ले कंजरा, कल जाके चेक कर ली, तेरी शुगर नॉर्मल कर देती है।" तो हम हैरान हो गए कि गुरुजी को कैसे मालूम चल गया कि हम क्या बात कर रहे हैं। फिर हमने जाके चेक किया तो शुगर नॉर्मल थी। हमने ये सोचा कि शायद इस प्रसाद में कुछ मिलाते होंगे, है ना? कुछ हर्ब्स वगैरह। ये नहीं मालूम था कि वो गुरुजी का डिवाइन प्रसाद है। इतनी अकल ही नहीं थी हमारे दिमाग, कुछ-कुछ सोचते रहते थे जो चलने नहीं चाहिए थे। फिर धीरे-धीरे मालूम चला कि अपना दिमाग जो है वो बाहर छोड़ के आना है। आज भी मेरे अंकल बहुत सारा लंगर प्रसाद करते हैं, बड़े मंदिर में जो मिलता है खाते हैं, देसी घी होता है, मीठा होता है, तीखा होता है, तो शुगर नॉर्मल होती है। लेकिन बाहर कहीं बदपरहेज़ी करते हैं पार्टी में या कहीं या अपनी मनमर्ज़ी करना चाहते हैं, तो शुगर अपसेट हो जाती है, शुगर लेवल बढ़ जाता है। तो ये गुरुजी का दिव्य प्रसाद है संगत जी, इसलिए हम बारंबार आपको बोलते हैं कि जो भी मिल रहा है बड़े मंदिर में, सत्संग में, तो वो आप ज़रूर खाएँ, पूरा खत्म करें। नहीं खा सकते तो शेयर करें, उसको वेस्ट ना करें। तो गुरुजी की लीला है वो जैसे-जैसे इसको ब्लेस करते चले आते हैं, फिर धीरे-धीरे सोझी भी बख्शते रहते हैं कि भी अ, उनको समझ पाना, है ना? वो अपने आप ही समझाते हैं, अपने आप ही नाम समझाते हैं। तो वैसे-वैसे चलने लगा सिलसिला और जो ऐश करो का मैंने कहा था ना कि गुरुजी ने मुझे कहा कि ऐश करो आंटी। ऐश करो का मतलब संगत जी कि हमें हर वक़्त अपने गुरु की प्रेज़ेंस महसूस होती है और हमें लगता है कि
हमारा पिता हमारे सर पे बैठा है ना? तो हमें कोई भी किसी भी चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है। और जो आज तक हमें पालता आया था, वो आगे भी पालेगा। जब हमें ईश्वर की प्रेज़ेंस महसूस होती है, हमारा चित्त प्रसन्न रहता है और उससे बड़ी ऐश क्या हो सकती है ना? तो वो धीरे-धीरे महसूस होने लगी प्रेज़ेंस। अभी मैं आपको अ, कल-परसों का एक सत्संग सुनाती हूँ कि गुरुजी कैसे-कैसे प्रेज़ेंस फ़ील कराते हैं। जो-जो मुझे याद आता जाएगा, मैं वो आपको सुनाऊँगी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सुनाती हूँ कि मैं आगरा गई अभी मेरे को बड़े मंदिर की तरफ से दिवाली पे भेजा गया। तो अब हमारी होली, दिवाली सब गुरुजी के साथ ही है, कोई ऐसा नहीं है कि भी घर में पूजा करनी है, किसी तरीके के वहम गुरुजी छोड़ के नहीं गए। तो हम दिवाली के लिए आगरा चले गए, छोटे बेटे को थोड़ा-सा फ़ीवर था, मैंने उसको दवाई दी और कहा कि आराम करना, नहीं तो वो भी जाता साथ में आगरा, वो घर में रहा। जब आगरा पहुँचे तो एकदम से मेरे को ध्यान आया कि शोधी हरड़ तो आगरा की मेडिसिन है जो गुरुजी ने कहा है सबको पेट के लिए खाने के लिए और मेरे पेट में हल्का-हल्का दर्द रहता था। मैंने वहाँ पे सेवादार अंकल हैं, रवि अंकल, उनको बोला अंकल यहाँ पे शोधी हरड़ मिलती है। भाटिया अंकल को बोला, उन्होंने कहा हाँ, हाँ, मँगवा देते हैं। तो मैं सत्संग करने बैठ गई। सत्संग करके जब उठी तो मेरे को ध्यान में बच्चे का आ रहा था कि पता नहीं फ़ीवर कैसा होगा, पर मैंने कहा गुरुजी हैं अपने आप सँभालेंगे। क्योंकि कभी मुझे ऐसा ध्यान आता नहीं गाते-गाते, तो उस समय ध्यान आया तो मुझे लगा कि उसकी तबीयत थोड़ी खराब है शायद। तो फिर मैंने कहा गुरुजी आप अपने आप देखना, अगर बच्चे की तबीयत खराब भी है तो अपने आप देखना। तो मैंने जब सत्संग खत्म किया, लंगर किया, मैंने बेटे को फ़ोन किया, तो मालूम चला कि उसकी तबीयत ज़्यादा खराब हो गई थी, तो उसको पड़ोस में जो संगत अंकल हैं, मेड ने जाके उनको बता दिया कि उसकी तबीयत ज़्यादा खराब है, देख लो जाके। तो वो आ गए और उसको डॉक्टर के पास ले गए। तो मैंने कहा ठीक है, अगर तुम्हें दवाई मिल गई है तो दवाई लेके रेस्ट करो, मैं बस निकल रही हूँ यहाँ पे जल्दी। जब मुझे लगा ना तबीयत खराब है तो मैं जल्दी-जल्दी निकलने लगी। जल्दी निकलने लगी तो मेरे को वो जिनको मैंने शोधी हरड़ के लिए बोला था, वो कहने लगे, "बस आंटी वो आ ही रहा है।" मैंने कहा, "अंकल मैं रुक नहीं सकती, आप भिजवा देना क्योंकि बेटे की तबीयत खराब है, तो निकलना चाहिए मेरे को।" तो उन्होंने बोला कि, "आंटी आप चलो, जैसे ही आप वहाँ से पुल से यू टर्न लोगे, मैंने ड्राइवर को बोला वो वहीं पे आपको शोधी हरड़ दे देगा।" मैंने कहा, "ठीक है अंकल।" तो बस कुछ ही मिनटों में वो दवाई हमें मिल गई और हम उसको कार में रख के लिए आए आए तो बच्चे की तबीयत ज़्यादा खराब थी, तो मुझे लगा कि उसको देखना चाहिए तो अ, रात भर हम जागे उसके साथ और नेक्स्ट डे उसका ब्लड टेस्ट हुआ तो उसको डेंगू डिक्लेयर हो गया। तो हमने उसको डेंगू की वो कैरी पिल वगैरह जो भी डॉक्टर ने रिकमेंड की वो करी, 2-3 दिन बाद उसका अ, वो उतरा बुखार उतरा, उसके बाद प्लेटलेट्स डाउन हुए उसके, तो हॉस्पिटलाइज़ करना पड़ गया उसको फोर्टिस में। तो हमें पता था कि गुरुजी सँभालेंगे उसको, सब करेंगे और गुरुजी ने उसकी 2-3 दिन में तबीयत ठीक कर दी। वो घर आ गया, लेकिन मैं संगत जी इतने दिन जो शोधी हरड़ थी वो मैंने ली नहीं और वो पड़ी रह गई मेरी साइड टेबल पर, वो लिफ़ाफ़ा और मैं अपने आप को भूल ही गई, फैमिली के चक्कर में, बच्चों के चक्कर में कि मुझे भी कोई तकलीफ़ है और मैंने उसको नहीं खाया। अभी परसों मैं नोएडा गई किसी काम से, वहाँ मैंने बाहर का कुछ खाया, तो मेरे को आके घर में बहुत पेट में ऐसे लगा कि दर्द हो रही है। तो मैं अंकल को बोल रही थी कि पेट में दर्द हो रही है, दवाई लूँगी, दवाई लूँगी। फिर घर के कामों में अपनी मेडिसिन भूल गई और सो गई और थक इतनी गई थी कि मेरे को खूब तेज़ नींद आती है, लेकिन नींद में भी मेरे को लग रहा था कि हाँ, मेरे को पेट दर्द 12:30 1 बजे खूब तेज़ हो गई। अब मैंने कहा मैं उठूँगी, दवाई ढूँढूँगी, मेफ्टल्स पास लेते हैं पेट दर्द के लिए, तो सारी घर की वो नींद खराब हो जाएगी। थोड़ा सह लेती हूँ, ये हल्की-हल्की दर्द तो मुझे होती रहती है, कल से देखूँगी डॉक्टर को दिखाऊँगी और मैं सोने की कोशिश करने लगी, तो मुझे अपनी साइड टेबल के पास से कुछ आवाज़ आ रही थी ऐसे कि लिफ़ाफ़ा खड़क रहा हो। तो मैंने कहा यार हम घर में तो थे नहीं, सुबह से ये कोई चूहा-वूहा कहाँ से आ गया होगा? हमारे घर में तो कोई चूहा, छिपकली कुछ भी नहीं है, इवन कॉकरोच भी नहीं है, तो कहाँ से ये आवाज़ हो रही है? फिर मैंने कहा यार देख लेना चाहिए, बार-बार आवाज़ हो रही है, कोई साँप-वाँप ना हो, कुछ ना हो, ठंड के दिन है कहीं आ गया हो अंदर सेकंड फ्लोर पे भी आ सकता है, वीडियो देखते हैं हम लोग। डर के मारे मैंने लाइट जलाई, लाइट जला के मैंने महसूस करना चाहा कि आवाज़ हो कहाँ से रही है, तो मेरी साइड टेबल से ही, लेफ्ट साइड से जो साइड टेबल है मेरे बिल्कुल पास, तो वहाँ से आवाज़ आ रही है और मैं
फिर चश्मा लगाती हूँ, चश्मा लगा के देखती हूँ, नोटिस करती हूँ कि भी क्या चीज़ है जो हिल रही है या आवाज़ आ रही है, तो देखा वो शोधी हरड़ का लिफ़ाफ़ा ही हिल रहा है अपने आप। और मैं थोड़ी देर के लिए एकदम सन्न रह गई कि भी ये क्या हो रहा है। फिर मुझे याद आया कि मैं इतनी दूर से दवाई लेकर आई, गुरुजी की प्रेस्क्राइब की हुई, अब पेट में दर्द है, अब मैंने खाई नहीं और मेरी साइड टेबल पे पड़ी और मैं मेंटल स्पास के बारे में सोच रही हूँ। अपने ऊपर शर्म भी आई और गुरुजी पे इतना प्यार आया कि गुरुजी आपको कितनी फ़िक्र है कि आप खुद मुझे इंडिकेट कर रहे हो कि उठ और ये दवाई ले। तो ये 24 घंटे की प्रेज़ेंस नहीं है हमारे साथ, इससे बड़ी ऐश हमारी और क्या हो, है ना? तो सुबह उठ के मैंने अंकल को, बच्चों को बताया कि देखो रात को गुरुजी ने मेरे को याद दिलाया कि ये दवाई तेरी यहाँ पड़ी है और तूने खाई नहीं है। मैं उसके बारे में बिल्कुल भूल चुकी थी और वो साइड टेबल पे पड़ी हुई है मेरे। तो इस तरीके से गुरुजी का जितना भी हम शुकराना करें बहुत कम है संगत जी। अच्छा, इससे पहले एक सत्संग और शेयर करूँगी, इसी बेटे का, छोटे वाले का। इसके कोविड में एक पेपर रह गया था बीए फाइनल का, तो तब बीए फाइनल नहीं था उसका, वो बीच में कोई एक पेपर रह गया था 2021 या 22 में उसका। तो मैं हॉस्पिटल में थी तब कोविड के लिए, तब भी गुरुजी ने मेरे को न्यू लाइफ दी कोविड में और ये बच्चे भी बीमार थे, अंकल भी बीमार थे, तो उसका एक पेपर रह गया। अब हर साल वो बच्चा बैक पेपर दे रहा था, अमेठी में फीस भर के, लेकिन वो हर बार फेल कर रहे थे उसको और एक वाइवा और एक रिपोर्ट बना के देनी होती थी और तो ये मुझे बोलता था कि मम्मी मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, इतने अच्छे से पेपर दे रहा हूँ, लेकिन ये क्यों मतलब ऐसा कर रहे हैं कि बार-बार मुझे फेल कर रहे हैं। मैंने कहा कोई ग्रह होंगे आपके। कह रहा आपको गुरुजी ने ब्लेस किया था गांधी रे तेरे बच्चे हो जाएँगे पास, फिर मेरे को क्यों ऐसा हो रहा है? मैंने कहा कोई बात नहीं, कोई कर्म होंगे, जो सामने आ रहे होंगे वो ठीक हो जाएगा। आप मेहनत करो, अपना कर्म करते रहो। तो इस बार फिर से वही रिजल्ट आ गया कि भी उन्होंने बोल दिया तो मैं इसके साथ कॉलेज गई। मैंने उनको बोला कि आप ना अपना कंप्यूटर देखो, आप बार-बार उसको बोल देते हो कि बैक पेपर, तो ये कहाँ से आ रहा है बैक पेपर? तो और आप पेपर भी नहीं दिखाते हो कि बच्चे ने गलती क्या करी है, कितनी कमी छोड़ी है। तो मुझे मालूम चला कि वहाँ पे कितने ही पेरेंट्स धरना भी देके बैठे हैं, वो सेमेस्टर की फीस लेने के लिए ऐसे कर देते हैं। तो मैंने उनको बोला कि आप बेशक फीस ले लो, लेकिन कम से कम ये तो बताओ कि भई पेपर कैसा है, क्या नहीं है? उन्होंने बोला हम अपने रूल्स के खिलाफ नहीं जा सकते, आपको क्लासेस अटेंड करनी पड़ेंगी 1 महीना और उन्होंने कंप्यूटर खोल के सारा सब पिछला रिजल्ट चेक करा कि कितनी क्लासेस मिस हैं, क्या है, क्या नहीं है, किस सब्जेक्ट में फेल है, था मतलब वही पेपर बार-बार हो रहा है। तो हम हैरान कि भी कोविड में तो उसने ऑनलाइन क्लासेस ली हैं, फिर वो क्लासेस लगाई क्यों नहीं इन्होंने? लेकिन वो कहने लगे कि भी आपको 1 महीना कॉलेज आना पड़ेगा, पूरा अक्टूबर और 4-4 5-5 क्लासें इकट्ठी अटेंड करो और उसको कंप्लीट कर दो, उसके बाद एग्ज़ाम देना, फिर देखते हैं क्लियर होता है नहीं होता। हमने कहा ठीक है, मैंने बच्चा उदास हो गया है कि मेरे को फिर से कॉलेज जाना पड़ेगा, सारे मेरे लोग तो चले गए हैं वहाँ से। मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा ये ग्रह होते हैं, आप पूरा करो। तो वो जाने लगा। अभी 12वाँ 13वाँ दिन था इसको अक्टूबर में, इसी अक्टूबर में, तो एक दिन इसका फ़ोन आता है कॉलेज से कि मम्मी आप खुश हो जाओ। मैंने सोचा ये शायद ऐसे ही मेरे को टोन में बोल रहा है कि भी खुश हो जाओ कि मेरे को रोज़ कॉलेज आना पड़ रहा है। मैंने कहा नहीं बेटा बताओ क्या हुआ? कहता कि मम्मा आप ना रिज़ल्ट देखो अमेज़न पर, जो इनकी साइट है अमेठी की। मैंने कहा कैसा है रिज़ल्ट देखूँ? तो कहता है कि आप देखो, तो उसने स्क्रीनशॉट भेजा उसमें आ रहा है इसका नाम मनस्वी ठाकुर, 2nd डिवीज़न में पास। तो मैंने कहा ये कैसे हो सकता है? अभी तो हम कंप्यूटर में देख के आए थे सारा उनका छानबीन की थी, सब डिटेल्स देखी थी। कहता ये तो समझ में नहीं आ रहा मुझे। एक टीचर मिली उसने बोला, "मनस्वी आप कॉलेज में क्या कर रहे हो?" मैंने बोला कि मेरे को क्लासेस अटेंड करनी है 1 महीने फिर पेपर देना है। तो उन्होंने कहा अच्छा कमाल है। ऐसे बोल के चली गई। फिर दूसरी टीचर मिली, प्रोफ़ेसर मिली उन्होंने भी ऐसे ही रिएक्शन किया। इतनी देर में फिर जिन सर ने मेरा रिज़ल्ट पहले बताया था, वही सर ने मेरे को कॉल किया कि मनस्वी मेरे ऑफ़िस में आ जाओ और इधर आ। तो ये गया ऑफ़िस में तो उसने देखा कि रिज़ल्ट उसमें अमेज़न पर अ, 2nd डिवीज़न से पास दिखा रहा है। तो वो सर कहने लगे, "ये कैसे हो गया? ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? अभी 1 हफ्ता पहले तो हमने देखा है कि ये कैसे चेंज हो गया?" अब मनस्वी भी चुप। मैंने जब उसने मेरे को फ़ोन किया मैंने कहा, "बेटा कोई एरर हो गया होगा, ये फिर दोबारा से वही दिखाने लगा, आप चुपचाप क्लास अटेंड करो। कोई इनकी गेम भी हो सकती है ना? कि फिर से तुम्हें फेल दिखा दें या कुछ कर दें।"
तो ये क्लासेस अटेंड करने लगा। तो फिर सर का फ़ोन आया कि मनस्वी आप घर जाओ, क्लासेस अटेंड करने की ज़रूरत नहीं है, फाइनल रिज़ल्ट है। तो क मैंने चेक कर लिया। ये घर आ गया। उसके बाद मैंने 2 दिन फिर इसको कहा कि अपना कंप्यूटर खोल के रिज़ल्ट चेक करो, फिर से पास। फिर तीसरे दिन इसने खोला, फिर पास। अब हमें यकीन हो गया। लेकिन जो इसके फ्रेंड्स थे, जो इसके साथ एग्ज़ाम दे रहे थे, जिन्होंने फिर से बैक पेपर का फीस भरी थी और इसके साथ क्लास अटेंड कर रहे थे, वो सब बच्चे इसको कहते हैं, "तूने रिश्वत खिलाई होगी, तू तेरी मम्मी आई थी, कोई अप्रोच चढ़ाई होगी।" अब उनको क्या समझाएँ कि हमारे गुरुजी ऐसे हैं? क्योंकि मन में मेरे थोड़ा-सा ये था कि ये फिर से एग्ज़ाम में बैठेगा, फिर से वही रिज़ल्ट आ गया, तो फिर साल वेस्ट हो जाएगा। तो गुरुजी कैसे होगा? ये मन में एक चिंता-सी थी। तो गुरुजी ऐसे करते हैं कि कितनी-कितनी चीज़ें वो कैसे पार लगा देते हैं, हमें मालूम ही नहीं चलता। तो ऐसे हैं गुरु महाराज और संगत जी बहुत-बहुत ब्लेसिंग है गुरुजी की। अ, 24 घंटे वो साथ ही रहते हैं, हर कदम पर अपनी प्रेज़ेंस महसूस कराते हैं, जहाँ-जहाँ कुछ जो भी काम अड़ रहा होता है, कहीं न कहीं गुरुजी ने बोला था, "ये संगत तुम्हारा परिवार है और संगत ही काम आती है" और वैसा ही वैसा होता चला जा रहा है। सत्संग तो मेरे पास बहुत है, लेकिन आज के लिए इतनी डोज़ काफ़ी है अंकल। जय गुरु जी। थैंक यू।